तो हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है यानी संविधान का यानी प्रमुख जो निचोड़ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको हम लोग आज अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या कार्य है? लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या कार्य है? तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा में विपक्ष को नेता का जो कार्य होता है, पहला कार्य होता है उसका सरकार की नीतियों की आलोचना करना और जनता की आवाज संसद सरकार यानी जो भी सरकार अगर वर्तमान में चल रहा है। विपक्ष का मतलब होता है जो सत्ता के यानी विपरीत हो। अब जो सर यानी पहला काम होता है सरकार की नीतियों की आलोचना का, अगर सरकार कोई गलत कदम उठाता है तो उसका आलोचना करता है और साथ में जनता की आवाज को संसद में उठाना। ठीक है। दूसरा काम होता है वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना ताकि लोकतांत्रिक संतुलन बना रहे। दूसरा काम होता है महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग लेना और सुझाव देना। और चौथा कार्य होता है सांसद की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति में भागीदारी करना। और पांचवा कार्य होता है संकट या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सरकार को सुझाव और सहयोग देना। तो ये राष्ट्रीय यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता का मुख्य कार्य है। और ध्यान रखेंगे अभी लोकसभा विपक्ष का नेता का जो प्रमुख नेता है वो राहुल गांधी है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो लोक कल्याण यानी लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो केवल कानून बनाए रखने तक सीमित नहीं रहता बल्कि अपने नागरिकों के समग्र विकास और भलाई के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। ठीक है। कहता है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा है कि आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास करता है। और तीसरा गरीबी यानी गरीब, श्रमिक, किसान और कमजोर वर्गों की हितों की रक्षा करता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कहता है कि ऐसे यानी चुनाव पत्र है जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम यानी क्रम के अनुसार वोट देता है। दूसरा, अगर किसी उम्मीदवार को पहले चरण में आवश्यक बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार के वोट हस्तांतरित होकर दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को दे दिए जाते हैं। तीसरा, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त ना कर ले। मतलब आवश्यक बहुमत मतलब बहुत सारे मत जिसको यानी जीत ना जाए। जैसे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, परिषद इस चुनाव इस प्रक्रिया से होते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा जो है संविधान की किस सूची में आता है? शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। यानी शिक्षा में केंद्र और राज्य दोनों का हक होता है। तो यदि दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। अगर दोनों कानून में कोई समस्या हो तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनेगा वो प्रभावी रहेगा। तथा शुरुआती में शिक्षा जो है राज्य सूची में था। यानी पहले जो शिक्षा था राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी बदल दिया गया। तो वर्तमान में अभी शिक्षा की सूची में तो समवर्ती सूची में है। इसको कब चेंज किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इन सबको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन होता है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता वह व्यक्ति होता है जो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। दूसरा, उसके दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10% होना चाहिए। तीसरा, उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं का समूह है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा सभी गांव के सभी मतदाताओं का समूह है। यह पंचायती राज की व्यवस्था का आधार है। यह पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। ग्राम सभा गांव के विकास योजनाओं और निधियों को उपयोग पर निर्णय लेती है। यह पंचायत के काम काज की निगरानी करती है और सभी वयस्क सदस्य इसमें भाग लेकर मतदान करता है। इसे गांव की सीधे लोकतांत्रिक संस्था भी कही जाती है। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय शासन की क्या विशेषता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। कहता है संघीय शासन की मुख्य विशेषता है, पहला दोहरी सरकार, दो स्तर की सरकार। दूसरा, स्मित संविधान। तीसरा, संसदीय संशोधन। चौथा, स्वायत्ता। और पांचवा, संघीय न्यायालय। आप इसके बारे में 2-4 लाइन दिया गया, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। दो स्तर के सरकार था, केंद्र राज्य दोनों के पास अधिकार होते हैं। नहीं, दो स्तर का सरकार मतलब दो स्तर का सरकार, पहला केंद्र, दूसरा राज्य। दूसरा, इसमें संविधान, केंद्र और राज्यों का अधिकार संविधान में तय होता है। यानी केंद्र के राज्यों का अधिकार कहाँ होता है? संविधान में तय होता है। संसदीय संविधान, केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा, चौथा, सारे राज्यों को अपनी प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी स्वतंत्रता होती है। और पांचवा, संघीय न्यायालय मतलब विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम है। अगर कोई समस्या आता है तो निर्णय जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देता है। ठीक है। पहला, अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है?
अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत तो यह मानता है कि कुछ अधिकार मानव जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इन्हें सरकार या व्यक्ति नहीं छीन सकता। कुछ ऐसा अधिकार होता है जिसको जन्म से ही प्राप्त होता है, जिसको सरकार या व्यक्ति कोई नहीं छीन सकता। जैसे तो ये अधिकार मनुष्य के लिए समान होता है। नहीं, कुछ अधिकार ऐसा होता है जो मनुष्य के लिए समान होता है। कहता है इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्रमुख है। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्रमुख होता है। तीसरा है सरकार का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन अधिकारों की रक्षा करना, जिन्हें जो अधिकार मिला है उसकी रक्षा करना। और चौथा, अगर सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो जनता विरोध करने का अधिकार रखती है। नहीं, अगर ये मतलब संपत्ति रखना या जीने की स्वतंत्रता अगर इसका विरोध यानी उल्लंघन करे तो जनता इसका विरोध करने का अधिकार रखता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। इसमें कोई धर्म प्रधान नहीं होता और नागरिकों को अपनी आस्था और धार्मिक क्रियाओं का स्वतंत्रता होता है। यह समाज में धार्मिक समानता और सहिष्णुता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता का अर्थ होता है कोई राज्य अपने क्षेत्र और जनता पर पूर्ण अधिकार रखता है। संप्रभुता का अर्थ होता है कोई राज्य अपने क्षेत्र और जनता पर पूर्ण अधिकार रखता है। इसमें बाहरी शक्ति के नियंत्रण के बिना अपने कानून, प्रशासन और नीति निर्धारण अधिकार शामिल होता है। संप्रभु राज्य स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। संप्रभुत्व राज्य होता है वो क्या करता है? स्वतंत्र खुद से निर्णय ले सकता है और अपनी सीमाओं, सुरक्षा और सरकार के संचालन में पूर्ण सहायता होता है। या किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संप्रभुता जो है किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है? संविधान राज्य के संचालन और सरकार की शक्तियों को तय करने वाला नियम का दस्तावेज है। संविधान क्या है? तो संविधान राज्य के संचालन, राज्य का संचालन और सरकार की शक्तियों को तय करने वाला नियमों का दस्तावेज है। जबकि संविधानवाद उस सिद्धांत को कहते हैं जब सरकार की शक्ति संविधान के अनुसार सीमित हो और जनता के अधिकार सुनिश्चित यानी सुरक्षित रहे। सरल शब्दों में कहा जाए तो संविधान नियम है और संविधानवाद उसका पालन कर सत्ता का संतुलन बनाए रखना। संविधान नियम है और संविधानवाद क्या है? उसका पालन करता है और साथ में सत्ता का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान विधेयक क्या है? धान विधेयक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान विधेयक वह विधेयक जो राजस्व कर, ऋण या सरकार को खर्च से संबंधित होता है। कहता है इसमें कुछ मुख्य बिंदु इसको भी देख लीजिए। कहता है यह केवल वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। धान विधेयक जो होता है यह केवल वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। सेकंड है कि सिर्फ लोकसभा से पास करा सकती है। राज्यसभा केवल सुझाव देगा, राज्यसभा सुझाव देगा, पास कौन कराएगा? लोकसभा। और तीसरा है कहता है इसमें राजस्व बढ़ाने या घटाने, कर, ऋण या व्यय से जुड़े प्रावधान भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधेयक किसको कहते हैं? तो विधेयक विधेयक वह प्रस्तावित कानून है जिसे सांसद या राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है और पास होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विधेयक जो होता है कानून बनाने की प्रक्रिया की पहली कदम है। विधेयक क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया की पहली कदम है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। विधेयक जो है कानून बनाने की प्रक्रिया की पहली कदम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार क्या है? समानता का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जो प्रश्न ये पूछा गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को यानी कानून के समक्ष समान अधिकार और अवसर देता है। समानता का अधिकार हर नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार और अवसर देता है। तो इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिक सरकारी नौकरियों, शिक्षा और न्याय में समान अवसर पाते हैं। तो यह अधिकार समाज में न्याय और समानता बनाए रखती है। तो यही समानता का अधिकार। अगला कहता है कि संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? संघ सूची, राज्य सूची भारत के संविधान में विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के अधिकार को बढ़ता है। अब राष्ट्रीय संघ सूची यानी संघ सूची को इंग्लिश में यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। तथा इनमें वे विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र यानी कानून बना सकता है। यानी संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जबकि राज्य सूची जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, राज्य सूची वैसे विषय जिन पर केवल राज्य सरकार यानी केंद्र सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये सब राज्य सूची के अंदर आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन इसी से पूछता है शिक्षा किस सूची में आता है? तो याद रखेंगे शिक्षा जो है सम्मति सूची में आता है, जो 42वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसको पारित किया गया। और शिक्षा जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी याद रखेंगे। अगला नागरिकता से क्या अभिप्राय है? तो नागरिकता का अर्थ कि कोई व्यक्ति किसी देश का कानूनी सदस्य होता है या उसे उस देश का अधिकार और कर्तव्य देता है। नागरिक होने के नाते व्यक्ति वोट दे सकता है। नागरिक होने के नाते क्या होता है? वोट दे सकता है। सरकारी सुविधाएं क्या करता है? प्राप्त कर सकता है और कानून के तहत सुरक्षा पाता है।
सरल शब्दों में कहा जाए तो नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध है। नागरिकता क्या है? व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध है। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच क्या है? कानूनी संबंध है। इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला इकहरी शासन यानी इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो इकहरी नागरिकता का अर्थ है कि वे एक व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक नहीं होता, सॉरी, यानी एक ही देश का, यानी कि व्यक्ति जो होता है, एक ही व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक होता है। क्या मतलब है कि उसे किसी अन्य देश का नागरिकता नहीं मिलता, यानी हर देश का आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर आप मान लेते हैं इंडिया का है तो इंडिया का ही है, अगर अमेरिका का है तो अमेरिका नहीं, आप इंडिया और अमेरिका दोनों का नागरिकता एक साथ नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार का नागरिक सिर्फ अपने देश का अधिकार और कर्तव्य निभाता है। भारत में सभी नागरिक सामान्यतः इकहरी नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला वित्त विधेयक किसको कहते हैं? वित्त विधेयक वह विधेयक जो राजस्व कर, ऋण और सरकारी खर्च से संबंधित होता है। तो इसमें केवल वित्त मंत्री लोकसभा में पेश कर सकता है, लोकसभा इसे पारित करती है और राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व से वे सिद्धांत जो दिशा निर्देश है जो सरकार को नीति बनाने और लागू करने में मार्गदर्शन देते हैं। तो इनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का संरक्षण शामिल है। ये तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है और राज्य के विकास और कल्याण के लिए आधार प्रदान करते हैं। यानी कहेंगे संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। अगला जीवन का अधिकार से आप क्या समझते हैं? जीवन का अधिकार हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। इसमें सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि सुरक्षित, स्वतंत्र और गौरव यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। तो सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए कानून और सुरक्षा प्रदान करती है। यह अधिकार सभी नागरिकों के लिए क्या है? और समान और अविनाशी है, मतलब अच्छा है। तब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी रीत है जिसका अर्थ होता है सबको उपस्थित करो। तथा यह एक ऐसा अदालत यानी यह एक अदालत द्वारा किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर पेश करने का आदेश है। यानी यह जो है अदालत द्वारा यानी किसी को हिरासत मतलब अपने हैंड में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर पेश करने का आदेश है, ताकि यह जांच किया जा सके कि व्यक्ति को गैर कानूनी या अवैध तरीके से बंदी नहीं बनाया गया है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मौलिक अधिकार है और यह संविधान के अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और 226 उच्च न्यायालय के तहत उपलब्ध किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। और ये ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य अमेरिका, सॉरी मिस्टर, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। ये कर्तव्य नागरिकों के लिए देश के प्रति जिम्मेदारी और नैतिक दायित्व निर्धारित करते हैं। मौलिक कर्तव्य का अर्थ है कि हर नागरिक को संविधान, देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। इसमें देश की एकता, कानून का पालन, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद में शून्यकाल वह समय है जब सांसद बिना कोई नोटिस दिए यानी सीधे किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तथा यह समय सांसद की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद होता है। इसका उद्देश्य सांसदों के तत्काल ध्यान देने योग्य मुद्दों को उठाने का अवसर देना है। तो मैं शून्यकाल जो संसद की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद होता था और उद्देश्य सांसद बिना पूर्ण नोटिस के महत्वपूर्ण तत्काल मुद्दे उठाने का अवसर पाते हैं। विशेषता इसके क्या है? इसे जीरो हावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका समय पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसके समय जो है पूर्व पहले यानी पहले निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल क्या था? भारतीय संसद में प्रश्नकाल वह समय था जब सांसद सरकार से सीधे प्रश्न पूछकर उसके कार्रवाई और निर्णय की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रश्नकाल आमतौर पर संसद की बैठक शुरू होने के पहले घंटे में होता है। इसका उद्देश्य है कि सांसद में जवाबदेही सुनिश्चित करना, सांसद में जवाबदेही सुनिश्चित करना और सरकार की नीतियों व कार्यों को पारदर्शिता बढ़ाना। तीसरा लाइन है कि सांसद इस समय लोकहित के मुद्दे पर तत्काल जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अध्यादेश क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यादेश क्या है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सांसद के बीच अस्थायी यानी कानून बनाने की शक्ति दी गई है, इसे ही अध्यादेश कहते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सांसद के बीच अस्थायी कानून यानी अस्थायी कानून बनाने की शक्ति दी गई है, इसे ही क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। अस्थायी जो कानून बनाने का शक्ति दिया गया उसे ही अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश वह अस्थायी कानून है जिसे राष्ट्रपति सांसद के बिना विशिष्ट परिस्थितियों में तत्काल लागू करने के लिए जारी करते हैं। इसका उद्देश्य आपातकालीन और तत्कालीन परिस्थितियों में कानून बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? आपातकालीन या तत्कालीन परिस्थितियों में कानून बनाना। आपातकालीन या तत्कालीन परिस्थितियों में कानून बनाना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपातकालीन या तत्कालीन परिस्थितियों में कानून बनाना। और तीसरा कि यह सांसद की स्वीकृति मिलने पर अस्थायी कानून बन जाता है, यानी सांसद की स्वीकृति दे दे तो कानून बन जाता है, अन्यथा ये समाप्त हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। दो मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता ताकि उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके। दो मौलिक अधिकार जो है निम्नलिखित है। पहला, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक यानी कानून के समक्ष समान है और किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, समानता का 14 से 18, समानता का जो अधिकार है 14 से 18 के अंतर्गत आता है। 14 से 18, इसको अच्छे से निभाना। समानता का अधिकार 14 से 18। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22। इसमें वचन, विचार, व्यक्ति, संगठन और आंदोलन की स्वतंत्रता शामिल है। नागरिक अपनी राय और गतिविधियों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर की समानता से क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवसर की समानता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अवसर की समानता क्या है? लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में बराबर अवसर मिले। यानी यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में बराबर अधिक अवसर मिले। और अवसरों का समानता का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, सरकारी पदों में समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, यह सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक होता है। ये है अवसर की समानता, इसको आप अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है। संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है? संविधान केवल नियमों और कानून का संग्रह नहीं है। यानी संविधान कह रहा है संविधान केवल नियमों और कानून का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें देश के आदर्श, मूल्य और उद्देश्य निहित है। इन्हें ही संविधान का दर्शन कहा जाता है। अब संविधान के दर्शन का मतलब है कि संविधान के पीछे की, यानी संविधान के पीछे की सोच और उद्देश्य यह बताता है कि संविधान द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है परीक्षा में कि भारत की सांसद द्विसदनीय है। भारत के संसद क्या है? द्विसदनीय, लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। अगला है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा का स्वरूप अलग होता है, लेकिन 6 साल का होता है। कहता है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा कार्यकाल अस्थायी, राज्यसभा कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी होता है, इसे भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसे भंग नहीं किया, तो याद रखेंगे राज्यसभा कार्यकाल अस्थायी होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। कहता हालांकि इसके सदस्य के 1/3 हिस्सा हर 2 वर्ष में बदलता है ताकि संसद का अनुभव और स्थिरता बनी रहे। इस कारण इसे अस्थायी और निरंतर संचालन वाला सदन कहा जाता है। निरंतर संचालन वाला सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन क्या है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक और जिम्मेदार प्रशासन को सुनिश्चित करना। अब इसका कुछ मुख्य स्थापना, तो पंचायती राज को अस्थायी संवैधानिक संस्था बनाया। चुनाव के बारे में, तो चुनाव के हर यानी चुनाव, पंचायतों के चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य किया गया। आरक्षण, तो पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी SC ST और महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण दिया है। स्थानीय शासन क्या है कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से नीति निर्माण और विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित किया गया। और वित्तीय प्रदान, राज्य को पंचायतों के लिए आवश्यक निधि और संसाधन देने का दायित्व रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की दो विशेष यानी विशेष शक्तियों को लेकर। तो राज्यसभा भारत के संसद के ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, और निम्न सदन को लोकसभा। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, इसको भी आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। तो इसके पास कुछ विशेष शक्तियां, जैसे किसी बिल को राज्य के लिए बाध्यकारी बनानी। राज्यसभा यह तय कर सकता है कि राज्य के लिए कोई विशेष बिल आवश्यक जिसे लोकसभा पास करे। ठीक है। दूसरा अधिकार क्या है कि ये संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा केंद्र को राज्यों के बीच में कानून बनाने का अधिकार देती है। यानी संविधान का अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा केंद्र को राज्यों के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक है। अगला, सम्मति सूची क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 3 स्तरीय संघीय ढांचे में कानून बनाने के लिए विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। पहला, केंद्र सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची। केंद्र सूची को संघ सूची के नाम से भी जानते हैं, इसको दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। अब सम्मति सूची सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नहीं, सम्मति सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र और राज्य के कानून में विरोध होता है तो केंद्र का कानून सर्वोच्च माना जाएगा, जैसे शिक्षा, वन, बेरोजगारी, सब सम्मति सूची के अंतर्गत आता है। अगला, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसमें 73वां संविधान अधिनियम के द्वारा 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था। यानी पंचायती जो राज्य, इसको दर्जा कब मिला था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में।
तो इसमें ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद शामिल है। भारत में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें और 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास और जन भागीदारी को सशक्त बनाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन करें। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र, समान और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया। ये अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। अब हम प्रमुख मौलिक अधिकार है, जैसे हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। पहला समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। आप इसको अच्छे से दिमाग में बार बार रिपीट करके याद रख लीजिएगा। समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को इतना बार रिपीट कीजिए कि अच्छे तरीके से याद हो जाए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 1922। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। और तीसरा है स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 23 से 24। देखिए, किसी आदमी का शोषण करेगा तो एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते, याद रखिएगा 23 से 24 यानी के बगल में। अगला धर्म की स्वतंत्रता का धर्म, तो अनुच्छेद 25 से 28। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तो 29 से 30 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिए इसको अच्छे से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक, इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, पहले समानता का 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी 25 से 28। और पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय समिति जो था, इसकी 2 सिफारिश का उल्लेख करें। तो बलवंत राय समिति का गठन 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की यानी समीक्षा हेतु किया गया। इसकी सिफारिश प्रमुख है। पहला, ग्रामीण स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो। ग्रामीण स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो। दूसरा, पंचायतों को पर्याप्त शक्तियां व वित्तीय संसाधन दिया जाए ताकि वे विकास योजनाओं को सफल संचालन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम का क्या कार्य है। तो नगर निगम जो होता है शहर का सर्वोच्च शहरी स्थानीय निकाय है। नगर निगम शहर का सर्वोच्च शहरी स्थानीय निकाय है। इसके मुख्य कार्यों में सड़कों, नालियों और पुल का निर्माण, पेयजल व बिजली की व्यवस्था, कूड़ा कचरा प्रबंधन, स्वच्छता तथा सफाई, जन मृत्यु पंजीकरण, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शहर के विकास के लिए योजना बनाना और कर वसूलना शामिल है। तो नगर निगम का कार्य देखिए 2018 में पूछा, 2022 में पूछा, 2023 में पूछा, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि नगर निगम जो होता है शहर का सर्वोच्चकारी यानी शासन निकाय है। इसके मुख्य कार्यों में सड़कों, नालियों और पुलों का निर्माण, पेयजल व बिजली की व्यवस्था, कूड़ा कचरा प्रबंधन, स्वच्छता सफाई, जन मृत्यु पंजीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शहर के विकास के लिए योजनाएं बनाना और कर वसूलना शामिल है। ये नगर निगम का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण विशेष बहुमत में क्या अंतर है। तो साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में आधे से अधिक मत से निर्णय लिया जाता है, साधारण बहुमत कहा जाता है। और विशेष बहुमत के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक मत आवश्यक होते हैं। विशेष बहुमत संवैधानिक संशोधन में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य अत्यंत पिछड़ा ओबीसी जो कास्ट होता है, इससे आप क्या समझते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग उन समुदायों को कहा जाता है जो समाज में शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। इन्हें भारत सरकार द्वारा आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में विशेष सुविधा प्रदान की जाती है ताकि समान अवसर सुनिश्चित हो सके और सामाजिक असमानता कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हो। राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हो। इसमें मताधिकार, चुनाव में भागीदारी, सार्वजनिक पदों के लिए समान अवसर और कानून के समक्ष यानी समानता शामिल है। यह लोकतंत्र की आधारशिला है। यह लोकतंत्र की क्या आधारशिला है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने और सरकार के निर्णय में भाग लेने का समान अधिकार मिलता है। ये राजनीतिक समानता है। तो इस वीडियो हम लोग टॉप यानी 41 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो हम लोग पूरा संविधान का निचोड़ ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आपको उम्मीद है कि इस ये जो 41 क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।